हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमएसएन के पार्ट 13 के अंदर आज हम एक और डिजीज पढ़ेंगे जो कि है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आज के डिजीज में सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके कारण, सिम्टम्स, इसका पैथोफिजियोलॉजी, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट होता है और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके ऊपर भी आज हम लोग फोकस करेंगे। तो बने रहे वीडियो मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में एज ए प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप लोग चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं। तो जो अपन आज पार्ट 13 में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? इट इज अ जेनेटिक ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। जेनेटिक, इट मीन जेनेटिकली ये ट्रांसमिट होती है। दूसरा ऑटोसोमल, ऑटोसोम के ऊपर इसका जो एबनॉर्मल जीन है वो पाया जाता है। एक्चुअली अपने जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो वो होते हैं अपने पास 44 प्लस XY मेल्स के अंदर या फिर XX फीमेल्स के अंदर होते हैं। तो दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड दीज आर ऑटोसोम्स। इट मींस इसकी जो एबनॉर्मल जीन है वो किन पे पाई जाती है? ऑटोसोम्स पे पाई जाती है। आगे कॉजेज में देखेंगे कौन से ऑटोसोम पे पाई जाती है। देन इनहेरिटेड मींस पेरेंट से बच्चे के अंदर ये डिजीज जो है ट्रांसमिट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनहेरिटेड। देन रिसेसिव डिसऑर्डर। अब रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? मेनली जो जेनेटिक डिसऑर्डर तो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब अगर एक भी पेरेंट से, माता और पिता में से किसी एक में से भी अगर जीन ट्रांसमिट होती है, दैट कंडीशन इज रिसेसिव कंडीशन। बट अगर दैट कंडीशन इज डोमिनेंट कंडीशन। बट रिसेसिव के केस में क्या होता है? क्योंकि रिसेसिव के केस में वो जीन कमजोर होती है, इसलिए अगर दोनों पेरेंट से वो जीन बच्चे के अंदर आती है, ठीक है, तो ही वो डिजीज कोज करेगी। दैट कंडीशन इज रिसेसिव कंडीशन। इट मींस सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो कैसा डिसऑर्डर है? रिसेसिव। मतलब माता और पिता दोनों में से सिस्टिक फाइब्रोसिस की एबनॉर्मल जीन अगर बच्चे में आती है तो ही वो डिजीज कोज करेगी, अदरवाइज कोज नहीं करती है। अगर एक पेरेंट में है तो बच्चा हो सकता है कैरियर हो, बट उसमें डिजीज के सिम्टम जो है परसिस्ट नहीं होंगे। तो कब परसिस्ट होंगे? जब दोनों मदर और फादर, दोनों पेरेंट से जो है जीन अगर आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की एबनॉर्मल जीन, तो ही वो डिजीज कोज करेगी। ओके, अब देखते हैं कि इस डिजीज में क्या चीज एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस डिजीज में जो सिक्रीशंस है, तीन टाइप के सिक्रीशन। कौन कौन से सिक्रीशंस याद रखना हमें? एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के सिक्रीशन, स्वीट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्लैंड के सिक्रीशन, और म्यूकस वाली ग्लैंड के सिक्रीशन। तो जहां जहां पे ये तीनों सिक्रीशंस होते हैं उन ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एंजाइम्स अपने बनते हैं, पैनक्रियाज है, लीवर है, वहां पे एंजाइम बनते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम फेस करेगा पर्सन। स्वेट ग्लैंड है, पसीना जो है वो गाढ़ा होने लग जाता है। म्यूकस है वो थिक होने लग जाता है। म्यूकस जनरली कहाँ बनता है? जो भी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसके अलावा अपने बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो डक्ट्स है, उन सब में क्या बनता है? म्यूकस बनता है, जो कि स्मूथ मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस केस में क्या होगा? ये तीनों टाइप के सिक्रीशन प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन वो कैसे हो जाते हैं? थिक एंड स्टिकी हो जाते हैं, गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं। अब ये सिक्रीशंस नॉर्मली गाढ़े नहीं होते हैं, लेकिन गाढ़े होने की वजह से, चूंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसमें सिक्रीशंस गाढ़े हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? इनसे रिलेटेड जो डक्ट है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, ये ग्लैंड का अपन ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड्स के अंदर जो होती है एक डक्ट होती है जिसके थ्रू किसी भी तरीके का सिक्रेशन बाहर आता है, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो स्वेट हो यानी पसीना हो, या कोई भी एंजाइम हो। तो जितनी भी ये ग्लैंड्स होती है, तीनों टाइप की ग्लैंड होती है, इनमें डक्ट्स पाई जाती है। तो चूंकि अगर सिक्रेशन गाढ़ा होगा तो इसकी दीवारों पे क्या होगा? चिपक जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? डक्ट क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। अब धीरे धीरे डक्ट ब्लॉक हो जाएगी तो धीरे धीरे ग्लैंड जो होगी डैमेज होने लग जाएगी, और इनसे रिलेटेड ऑर्गन्स क्या हो गए? डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, डैमेज ऑफ म्यूकस, स्वेट एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इससे रिलेटेड? जैसे बात करें, लंग्स जो होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? लंग्स के एयरवे में क्या होता है? म्यूकस होता है। लीवर में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाइल होता है, बाइल सिक्रीशन होता है, जो कि बाइल कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं लीवर, ठीक है, लीवर से बाइल बनता है जो कि कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू पैनक्रियाज के साथ जुड़ करके कहाँ सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। इसके अलावा पैनक्रिएटिक सिक्रीशन, क्योंकि पैनक्रियाज भी क्या होता है? एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करता है। किडनी भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन जो होती है अपनी, चाहे वो स्टमक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, यहाँ पर भी क्या होता है? म्यूकस का सिक्रेशन हो जाता है, तो म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल स्पेशली जो मेल्स के अंदर,
ठीक है। मेल्स के अंदर जो डक्ट पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिसमें स्पर्म जो है ट्रेवल करते हैं, वो ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, म्यूकस होता है। तो ये सभी ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस डिजीज में क्या होता है, एंजाइम, स्वेट और म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो गाढ़ा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जो कि डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से इनको सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और वो कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, तो अभी हम लोग जब सिम्टम्स पढ़ेंगे इस डिजीज के, उसमें देखेंगे कि इन्हीं ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स जो है पर्सन के अंदर अराइज होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है मोस्ट कॉमनली किस ऑर्गन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है, तो लंग्स के ऊपर जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज होता है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर आते हैं, लंग्स पे, क्योंकि लंग्स जो होते हैं अपने रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं, और अगर लंग्स के एयरवे अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि पर्सन ब्रीथलेस हो जाता है, कफिंग आना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके के सिम्टम्स पर्सन को परसिस्ट होते हैं, और धीरे धीरे केस में ये सभी ऑर्गन्स भी जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस की इटियोलॉजी यानी कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्या कारण होता है, एक ही कारण होता है इस डिसऑर्डर का, दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, जीन के सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन एबनॉर्मल चेंजेस हो जाते हैं, दैट कंडीशन इज जेनेटिक म्यूटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जीन होती है अपनी बॉडी के अंदर जिसे हम लोग बोलते हैं CFTR जीन, इट मीन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रेगुलेटर जीन। ठीक है, अब ये जीन क्या करती है, ये जो जीन है 7th क्रोमोसोम 7th नंबर के ऑटोसोम के ऊपर पाई जाती है। अपने टोटल क्रोमोसोम 44 प्लस XX या XY मैंने बताए थे अभी, तो जो 7th नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर ये जीन जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये CFTR जीन होती क्या है। जो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो 3 टाइप के सिक्रीशन होते हैं अपने, म्यूकस, स्वेट और एंजाइम, उनकी जो ग्लैंड होती है, ठीक है, उन ग्लैंड के अंदर जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही सिक्रीशन बनाती है और वो सिक्रीशन बाहर सिक्रीट आउट होते हैं। तो इस जीन, ये जो 7th क्रोमोसोम पे ये जो CFTR जीन पाई जाती है वो इसके सिक्रीशन की कंसिस्टेंसी को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, अब चूंकि इस जीन का म्यूटेशन हो गया तो अब इसकी जो सिक्रीशन की कंसिस्टेंसी थी वो मेंटेन नहीं होगी, तो सिक्रीशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और चिपचिपा हो जाएगा, जो कि इसकी डक्ट्स को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और इस तरीके से ग्लैंड जो है डैमेज हो जाएगी और वो ऑर्गन जो है उस ग्लैंड से रिलेटेड ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या चेंजेस होते हैं 7th क्रोमोसोम के अंदर, क्या चेंज होते हैं, डिलीशन होता है, यानी कुछ ना कुछ डिलीट हो रहा है। तो डिलीशन एक टाइप का म्यूटेशन है जिसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड की सीरीज जो है लॉस हो जाती है, हट जाती है उस 7th नंबर के क्रोमोसोम से। ठीक है, जिसकी वजह से एक एमिनो एसिड होता है जो कि एसेंशियल एमिनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, उसकी वो जो है बन नहीं पाता, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है उसका एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन है वो किसकी वजह से बनती है, एमिनो एसिड की सीक्वेंस से ही तो प्रोटीन बनती है, और एमिनो एसिड के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो जब फिनाइल एलेनिन नहीं होगा तो ये प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाती है। इस म्यूटेशन की वजह से CFTR जीन में म्यूटेशन डेवलप हो जाता है। और ये जो CFTR जीन है, जैसा कि मैंने बताया, किस लिए जरूरी है, रेगुलेट करती है कंसिस्टेंसी ऑफ म्यूकस, स्वीट एंड एंजाइम को। अब चूंकि इस CFTR जीन यानी जो कि 7th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थी, उस जीन के अंदर क्या हो गया, एबनॉर्मल म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी सिक्रीशन, जो 3 सिक्रीशन की बात करी हम लोगों ने, म्यूकस, स्वीट और एंजाइम, वो कैसे हो जाएंगे, थिक और स्टिकी हो जाते हैं, गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनसे रिलेटेड जो ऑर्गन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लंग्स, लीवर, GI सिस्टम यानी इंटेस्टाइन, ठीक है, किडनी, पैनक्रियाज और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ये सभी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होता है, लंग होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, तो दैट इज लंग्स। ठीक है, लंग्स में सबसे ज्यादा अफेक्शन होता है। तो ये होती है कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट हम लोग जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑर्गन स्वेट, म्यूकस और एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे कि लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, GI म्यूकोजा और मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट जो होती है, उनसे रिलेटेड ही सिम्टम्स इसके अंदर परसिस्ट होंगे। मोस्ट कॉमनली लंग्स से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कैसे सिम्टम्स होंगे आप लोग देख सकते हैं कि परसिस्टेंट कफिंग, यानी जो भी बच्चा है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है या पैदा हुआ है, उसको लगातार कफिंग रहेगी ड्यू टू म्यूकस
वहाँ पर म्यूकस कंजेशन होगा और फ्लेगम के साथ में जो है कफिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टफी नोज रहेगा हमेशा उस बच्चे को, और साइनस में भी स्टफीनेस रहती है पर्सन की, ठीक है, ब्लॉक नोज रहती है, और नेजल पॉलिप्स है यूजुअली बच्चे को बन जाते हैं, बार बार रिमूव करें बार बार बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि गाढ़ा म्यूकस है उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर व्हीजिंग साउंड है वो सुनाई देती है ड्यू टू म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस वहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से व्हीजिंग यानी विस्लिंग साउंड जो है लगातार सुनाई देती है। इसके अलावा पर्सन में साइनोसिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से पर्सन में रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर प्रोलॉन्ग साइनोसिस रहता है तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाती है, जो अपने फिंगर्स होती है वो क्लब शेप हो जाती है, ठीक है। तो क्लबिंग फिंगर भी देखने को इस पेशेंट के अंदर मिलेगा। इसके अलावा लीवर से रिलेटेड लीवर डैमेज हो जाता है और जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो अपनी कॉमन बाइल डक्ट होती है ये ब्लॉक हो जाती है, उस केस में बाइल आगे नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या होने लग जाता है कि वहाँ पर पर्सन को जॉन्डिस, उस बच्चे में जॉन्डिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी जॉन्डिस वहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा मेल अगर चाइल्ड है तो उसमें इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का मूवमेंट करवाती है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, क्योंकि जो पेनक्रियाज है उसके अंदर जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वहाँ पे बीटा सेल्स होती है, इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, तो वो डैमेज होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर इंसुलिन की कमी की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटिस उस बच्चे में हो जाता है। इसके अलावा फ्रिक्वेंट लंग इन्फेक्शन पर्सन में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो बच्चा होगा उसके अंदर बार बार जो है लंग इन्फेक्शन उसमें होते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सन का जो भी बच्चा है वो साल्टी चाइल्ड कहलाता है, यानी उस बच्चे का टेस्ट, स्किन का जो टेस्ट होगा वो हमेशा सॉल्टी होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने की जो ग्लैंड्स होती है वो पसीना गाढ़ा आएगा तो स्किन के ऊपर जो है सॉल्टी टेस्ट, क्योंकि गाढ़ा पसीना होगा तो गाढ़ा होने की वजह से सॉल्टी टेस्ट आता है, ठीक है। तो उस बच्चे में ऐसा आता है। इसके अलावा स्टिकी स्वेट होता है, हमेशा बच्चे की स्किन जो है चिपचिपी बनी रहती है। इसके अलावा रिनल, किडनी से रिलेटेड रिनल फेलियर हो जाता है। पर्सन के अंदर जो है, बेबी के अंदर फैटी एंड ग्रीसी स्टूल आता है, बच्चे का जो स्टूल पास होता है वो कैसा होगा, फैटी एंड ग्रीसी। क्यों, क्योंकि जो अपना जीआई म्यूकोजा है वहां पर भी सिक्रेशन गाढ़ा हो जाता है, बहुत सारा म्यूकस जो है स्टूल के साथ में आता है, तो म्यूकस के साथ कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है फैटी एंड ग्रीसी स्टूल आता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते इंटेस्टाइन के अंदर, जिस वजह से विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ड्यू टू लेस एब्जॉर्प्शन वहां पर वेट लॉस भी उस बच्चे के अंदर देखा जाता है। तो ये सभी सिम्टम्स जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोज करने के लिए। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से हम लोग पता लगाते हैं। हिस्ट्री में पूछते हैं कि इससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर माता पिता में है या नहीं है, और फिजिकल एग्जामिनेशन में सिम्टम्स से रिलेटेड कोई सिम्टम्स अगर परसिस्ट होते हैं उनको असेस करते हैं। देन आफ्टर जेनेटिक टेस्टिंग जो होता है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है वहाँ पर जिससे पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली टेस्ट होता है, अराउंड 10,000 इसकी कॉस्टिंग होती है। तो इसके अलावा जो है एक टेस्ट किया जाता है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है जो कि सस्ता होता है। पसीने के अंदर क्लोराइड की मात्रा को चेक किया जाता है, क्योंकि इसमें पसीना गाढ़ा हो जाता है तो क्लोराइड भी जो है ज़्यादा सीक्रेट होगा, ठीक है। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट के अंदर जो है नॉर्मली जो क्लोराइड होता है एक एडल्ट पर्सन के अंदर, बड़े बच्चे के अंदर जो होता है 40 MEQ पर लीटर से कम होता है, जबकि एक छोटे बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर बात करें तो उसमें 30 MEQ से कम होता है। लेकिन अगर एक बड़े बच्चे के अंदर क्लोराइड की मात्रा 60 MEQ से ज्यादा हो जाती है, या फिर इन्फेंट 1 साल से छोटे बच्चे में अगर 40 MEQ से ज्यादा पाई जाती है पर लीटर, तो वो जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस को इंडिकेट करता है। तो ये एक इंडिकेटिव साइन है, कंफर्मेटरी टेस्ट ये होता है। इसके अलावा ये 2 तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि अवॉइड किए जाते हैं अनलेस कि वो डिफाइंड नहीं हो, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या किया जाता है, प्रेग्नेंट मदर होती है उसमें से एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सैंपलिंग ली जाती है, उस सैंपलिंग की टेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पर 100 सैंपलिंग में से एक केस के अंदर जो है फीटल डेथ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए इनको जो है अवॉइड किया जाता है। अदरवाइज ये टेस्ट सबसे ज्यादा कॉमनली किया जाता है, और इस टेस्ट के थ्रू, जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू पता लगाया जाता है कि क्या कारण होता है। तो ये सभी इन्वेस्टिगेशन सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोज करने के लिए करते हैं। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो नॉन क्यूरेबल होते हैं, अनक्यूरेबल होते हैं, ठीक है। तो क्योर नहीं है तो ओनली क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो सिम्टम्स है
और मोस्टली जो सिम्टम्स है लंग से रिलेटेड होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट वहाँ पर प्रायोरिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स मैंने रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी के पार्ट फर्स्ट में इसको डिटेल से बताया है, आप लोग वहाँ पढ़ लेना। इसके अंदर जैसे साल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूट्रोल वगैरह आते हैं, इसके अलावा जेंथिन्स आते हैं, जैसे एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन आते हैं, इसके अलावा अपने इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आता है जो कि एंटीकोलिनर्जिक होता है। इस तरीके की मेडिसिन होती है ब्रोंकोडायलेट, जो कि ब्रोंकाइज जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे रेस्पिरेटरी के अंदर, उसको डायलेट करने का काम करेगी, तो पर्सन ब्रीथ अच्छे से कर पाता है। इसके अलावा म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है पार्ट सेकंड रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी में। तो म्यूकोलाइटिक्स क्या करते हैं, जो गाढ़ा थिक म्यूकस है उसको लाइसिस करने का, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, जैसे कि एन एसिटाइलसिस्टीन, और भी होते हैं, वहां पर मैंने एग्जांपल्स बता रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल थेरेपी दी जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि रिकरेंट बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चे में होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलेक्सिस भी दी जाती है। मोस्टली जो है फ्लोरोक्विनोलोन और एमिनोग्लाइकोसाइड्स यूज करी जाती है। फ्लोरोक्विनोलोन जैसे जिसके सफिक्स में ऑक्सासिन आता है, लेवोफ्लोक्सासिन वगैरह आती है, वो यूज करी जाती है। एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे प्रोब्रामाइसिन है वो यूज करी जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लीमेंट भी दिया जाता है, क्योंकि साइनोसिस डेवलप हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन सप्लीमेंट भी उस पर्सन के अंदर। तो ये कुछ सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और भी इस तरीके के टॉपिक्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।